नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि आरएएस मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आंसर राइटिंग करने से पहले आंसर राइटिंग की स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो, आरएएस मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है, रिटर्न होता है। 4 पेपर हैं, चारों पेपर में आपको लिखना है, 3-3 घंटे लगातार बैठ कर के लिखना है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको आंसर राइटिंग की बेस्ट स्किल्स बताने वाला हूँ। सबसे अच्छा उत्तर कैसे लिखना है इसका सारा का सारा तरीका बताने वाला हूँ। मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ डिज़ाइन की है, सारी चीज़ों को इसमें कंबाइंड किया है। पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर तो लगाते चलूँगा, सब कुछ मैं समझाऊँगा भी यहाँ पे पूरा बोर्ड पे। और जब भी बाद में आपको लगेगा कि आपको ये नोट्स बनाने चाहिए तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ की लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे समझने की कोशिश कर लेना। बाकी ये लेक्चर देखने में जो अच्छा समझ में आएगा वो पीडीएफ से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं अपने लेक्चर जो बनाता हूँ वो उसी हिसाब से बनाता हूँ ताकि पहले वीडियो में समझ जाएँ, उसके बाद आप जाके पीडीएफ में समझ लो। पीडीएफ थोड़ी सी शॉर्ट होती है, नोट्स थोड़े शॉर्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं ये समझते हैं। पहले आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, उत्तर लेखन की प्रक्रिया अपनी स्क्रीन पर देखिए। उत्तर लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम होता है कि जो सवाल है उसे समझें। जो सवाल आरपीएससी ने या यूपीएससी ने जो दिया हुआ है पहले उसे समझना चाहिए और सटीक तरीके से समझना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सवाल को जल्दी जल्दी में बहुत गलत तरीके से समझ जाते हैं और उसका कुछ भी आंसर लिख देते हैं। तो पहला तो काम है आपको सवाल समझना। सवाल समझने का मतलब पहले तो सवाल को सही तरीके से पढ़ना, उसमें कुछ कठिन शब्द या कठिन वाक्य होते हैं उन्हें आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना इस तरीके से। उसके बाद में कुछ पुचल्ले शब्द होते हैं जिन्हें टेलेंडर्स बोलते हैं। टेलेंडर्स का मतलब कि आपका जो सवाल खत्म होने वाला होता है तो वहाँ पे कुछ एक शब्द लिखा होता है, विवेचना कीजिए, समालोचना कीजिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, संकेत कीजिए। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग शब्द जो आपको भ्रमित करने के लिए डाले जाते हैं नॉर्मली, वो होते हैं उसमें। तो मैं इन तीनों चीज़ों पे बहुत जोर डालूंगा, पुछले शब्दों को भी एक स्पेशल कैटेगरी बना के आपको समझाऊंगा। उसके बाद में दूसरा काम आता है रूपरेखा तैयार करना। और रूपरेखा तैयार करने का मतलब 30 या 45 सेकंड तक अपने माइंड में कुछ सवाल का आंसर लिखने से पहले अपने माइंड में सोच लेना चाहिए कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, बीच में क्या क्या लिखना है और कहाँ पे खत्म करना है। इस तरीके से होगा। ओके, उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखना, यानी बेस्ट आंसर कैसे लिखना, ये पूरे इस लेक्चर का निचोड़ है और इसको ही मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा। सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखना यानी सर्वश्रेष्ठ उत्तर में सबसे पहले देखेंगे लिमिट क्या रहनी चाहिए। अच्छे उत्तर में सबसे पहले ये देखेंगे कि लिमिट क्या रहनी चाहिए, वर्ड की लिमिट, क्योंकि सवाल में जितना पूछा गया है उतना ही लिखना जरूरी है। अब खाली जगह के लिए तो उन्होंने 5 लाइन दे दी, लेकिन पूछा है 15 शब्दों में लिखिए तो आपको 15 शब्दों में ही लिखना है। 2 नंबर का है तो सिर्फ 15 शब्दों में लिखना है। आप उसे 15 की बजाय 50 शब्दों में लिख देंगे और आंसर सिर्फ 2 ही उतना ही है 15 शब्दों का, तो 2 नंबर से ज़्यादा थोड़ी मिलने वाला है, वो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो याद रखना है कि वर्ड का लिमिट, शब्द की विस्तार, वो याद रखना होता है। सर्वश्रेष्ठ आंसर राइटिंग में संतुलन, बैलेंस बना के रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद में ऑथेंसिटी, प्रामाणिकता देनी पड़ती है, भाषा का ध्यान रखना पड़ता है, प्रस्तुतिकरण। तो ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। उसके बाद में बात करूंगा आरएस एग्जाम में प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। देखो, टाइप्स कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले और कुछ एक 20 नंबर्स वाले भी आते हैं जो कि 250 शब्दों में लिखने होते हैं। 2 नंबर वाले 15 शब्दों में लिखे होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि GS1 में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर वालों की संख्या कितनी होती है, तो उस हिसाब से हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, 3 घंटे काफ़ी कम समय होता है और सवाल जो होते हैं वो 60 के आसपास हो जाते हैं। फिक्स तो नहीं कह रहा फिक्स कितने हो रहे हैं, बट ऐसे करीब करीब 50 सवाल हो जाते हैं। 25 सवाल 2-2 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले होते हैं, 16-17, एंड उसके अलावा 7-8 अलग होते हैं। तो 50 नहीं मानोगे तो 45-40 मान लो, 40 का तो एवरेज मिनिमम है ही। तो 40 के आसपास में सवाल होते हैं और उनको 3 घंटे के अंदर आपको रिटर्न करना है, लिखना है, और कम से कम एक के लिए 3 या 4 मिनट तो देने ही होते हैं। तो अलग अलग वर्ड लिमिट होती है, तो अलग अलग टाइप के सवाल के लिए अलग अलग समय देना होता है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल मैं बोलता हूँ हमेशा बच्चों से, किस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इस पे भी बात करेंगे कि जितना हो सके चीज़ों को सरल बनाओ, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। ठीक है। उसके बाद में आरएस मेंस के पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवाल। देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवाल की एक स्क्रीन पर आपको लगा देता हूँ और बता देता हूँ। ये सारे सवाल जो है वो अंत में, वीडियो के अंत में सॉल्व कराऊंगा कि शब्द सीमा का कैसे पता चलेगा, स्पीड कितनी रखें, क्या एग्जामिनर हर शब्द पढ़ता है, पूरा आंसर देखता है, क्या एग्जामिनर, क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है, हमारी सुंदर हैंड राइटिंग नहीं है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या डायग्राम, चित्र, मैप का प्रयोग करें। उसके अलावा हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या मीडियम में आंसर लिखने से फर्क पड़ता है क्या।
दोनों भाषाओं में पढ़ना चाहिए क्या, एग्जाम की शुरुआत में पूरा प्रश्न पढ़ लेना चाहिए कि 5 मिनट में कितने सवाल सॉल्व करने चाहिए, क्या सभी सॉल्व करने चाहिए, कौन से सवाल सबसे पहले सॉल्व करें, पुछल्ले शब्दों को कैसे समझें, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, घड़ी अलाउड है क्या, मेंस की तैयारी के लिए कौन सा कोचिंग करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, ठीक है। उसके अलावा किस प्रिंसिपल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, उसके अलावा कितने मार्क्स लाने, कट ऑफ क्या, ये सारे जो सवाल हैं मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अब दोबारा से शुरू करता हूँ इस लेक्चर को, और आपको लेक्चर का टाइटल तो पता ही है, आंसर राइटिंग की स्किल्स आरएस मेंस एग्जाम। आरएस मेंस ही नहीं, आप अपने किसी भी कॉलेज लेवल के एग्जाम में जा रहे हो, किसी भी एमए या बीए या किसी भी लेवल के एग्जाम में जा रहे हो, तो ये आपकी स्किल बढ़ाएगा, आपका उत्तर लिखने पे जो तरीका है वो बढ़ाएगा। देखो निश्चित सी बात है, आरएस मेंस में आपका आंसर राइटिंग का स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। नॉलेज तो ज़्यादातर स्टूडेंट इतने ज़्यादा कोचिंग में पढ़ चुके होते हैं, सभी के पास में होती है, बट जो आप आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन देके आ रहे हैं वो आपके जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। तो आपको आंसर राइटिंग की स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। तो उत्तर लेखन की प्रक्रिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उत्तर लेखन की प्रक्रिया में 3 चीज़ों के ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो सवाल को समझना होता है, पहला काम क्या है, सवाल को समझना, सवाल को समझना, ठीक है। अब समझना है सवाल को, उसके बाद क्या करना है, अपने माइंड में एक ड्राफ्टिंग कर लेनी है, यानी प्रारूप बना लेना है कि हमें क्या क्या आंसर लिखना है, और उसके बाद में उत्तर लिखना है, आपको उत्तर लिखना है, और वो भी सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखना है, ठीक है। अब सवाल को समझने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, देखो प्रश्न को सटीक रूप से समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एक्यूरेटली, पहला काम ये हुआ। दूसरा उत्तर की रूपरेखा तैयार करना, और तीसरा हुआ उत्तर लिखना, यानी सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखना। अब प्रश्न को समझने में क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ एक समय क्या होता है कि अनुवाद थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश से ट्रांसलेट करके हिंदी में करते हैं तो हो जाता है, कुछ एक वर्ड जो होते हैं टफ हो जाते हैं, ठीक है। आरपीएससी लेवल पे तो इतना ज़्यादा नहीं होता, यूपीएससी लेवल पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि आपको जो सवाल हैं वो दोनों मीडियम में पढ़ लेने हैं साइमल्टेनियसली। अगर आपको हिंदी का सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत उसी समय आप उसे इंग्लिश में पढ़ लें, अगर समझ में आ रहा है तब तो मत पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड होता है थोड़ा सा सरल होता है, हिंदी में उसे शायद कठिन बना सकते हैं आरपीएससी वाले, वो जानबूझ कर किया जाता है, ठीक है। तो अगर हिंदी का सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लें, तो सवाल समझ में आने के चांस रहेंगे। उसके अलावा कुछ कठिन शब्द और कुछ वाक्य होते हैं। अब देखो ये तो हो ही सकता है कहीं भी किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर या कॉपी जो सवाल बनाता है, क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वो कुछ एक शब्द जानबूझकर कठिन लिखते ही हैं। तो इसका तो ये सॉल्यूशन है कि अगर आता है तो करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप जितना हो सके उतना अपनी वोकैबुलरी जो है, वर्णावली जो है उसे मजबूत करें और प्रैक्टिस कर लें। जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो कठिन शब्द और कठिन वाक्यों को, ये सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कर लिए तो ये समझ में आने लग जाएंगी। अब आती है पुछल्ले शब्दों की समस्या। पुछल्ले शब्दों को मैं थोड़ा सा बाद में लेता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आती है, सवाल को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल के अंदर हिडन क्वेश्चंस होते हैं। देखो नॉर्मली आपको लगता है सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हो सकता है सवाल के अंदर सवाल और छुपा हो, यानी एक सवाल में 2 या 3 सवाल पूछे गए हों। तो याद रखना उसे सवाल को आपको केयरफुली देखना है, एंड हिडन उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ कोई। अब देखिए एक सवाल है साइंस का 2016 का, ये तो वैसे सीधा सीधा दिख रहा है। सवाल में सिर्फ एक ही सवाल नहीं होता, 2 या 3 सवाल होते हैं। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम लिख। तो इसके अंदर 2 सवाल हो गए, विटामिन ए के स्रोत क्या है और विटामिन ए से होने वाली बीमारियों को। अब जब विटामिन ए के स्रोत लिख दोगे आप क्या हैं, उसके बाद पैराग्राफ लीव करके उस पैराग्राफ को छोड़ करके नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करना है आपको, विटामिन ए से होने वाली बीमारियों के नाम, कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, ओके ठीक है। तो ये मोर इम्पोर्टेंट याद रखना है। सवाल को बिल्कुल आराम से पढ़ो, उसकी एक एक चीज को, एक एक शब्द को, क्योंकि सवाल को पढ़ने में आपको ऐसा तो नहीं है 5 मिनट लगने वाली हैं। 2 लाइन का सवाल होता है हाईएस्ट, नॉर्मली 1 लाइन का होता है, हाईएस्ट 2 लाइन का हो जाता है। उस सवाल को केयरफुली पढ़ना, हो सके तो उसे इंग्लिश में भी पढ़ लेना। क्या पूछना चाह रहा है इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना, क्या पूछना चाह रहा है और आपको क्या आंसर लिखना है। देखो सीधा सा वो तरीका है, जो पूछ रहा है वही आंसर लिखो, उससे आगे या एक्स्ट्रा कुछ मत लिखो, उससे कम ऐसा कुछ मत लिखो। जो पूछ रहा है उसी का सीधा सीधा आंसर दे दो, भले ही आपका जो वर्ड लिमिट है वो कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो याद रखना है। अब बात आती है पुछल्ले शब्दों की समस्या। देखो
सबसे पहले समझते हैं पुछल्ले शब्द होते क्या हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके जब क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन के लास्ट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के शब्द लिखे होते हैं, जैसे सरलीकरण कीजिए, विवरण दीजिए, संकेत कीजिए, समीक्षा या समालोचना कीजिए, निरीक्षण कीजिए। इस तरीके से पुछल्ले शब्द होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली में ये पुछल्ले शब्द का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको आंसर में बैलेंस करना आना चाहिए, बाकी पुछल्ले शब्दों का कुछ खास महत्व नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, बाकी तो पुछल्ले शब्दों के 10 वर्ग हैं अलग अलग टाइप में, थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन आपको किताबी ज्ञान होना चाहिए, खुद का माइंड, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए एंड बैलेंस बनाना आना चाहिए। सारे सवाल उसी के अंदर आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। ठीक है, किसी भी सवाल में या तो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। कोई भी योजना है उसके पॉजिटिव पॉइंट होंगे या कोई नेगेटिव पॉइंट होंगे। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, अगर नॉर्मली व्याख्या कीजिए, सरलीकरण कीजिए, तो उसमें क्या करना होता है, आपको पॉजिटिव पॉइंटों को थोड़ा सा ज़्यादा बताना होता है, 60 से 70% तक बताना होता है, और 30% आपको नेगेटिव रखने होते हैं। 50-50 नहीं करना है, 50-50 करने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस बनाने के लिए 50-50 कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा बताना होता है। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई जनधन योजना की व्याख्या कीजिए, तो इसमें आपको जनधन योजना के बारे में शुरुआत में तो ये बताना है कि जनधन योजना क्या है, कब शुरू हुई, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। अब मेन बॉडी जब आती है ना, मेन बॉडी जो मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार कि आप क्वेश्चन जब लिखते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, जिसे आप प्रीएम्बल बोल सकते हो, दूसरा होता है मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में तो वो सारी चीज़ें बता दी, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, क्यों की, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें 2 लाइन या 3 लाइनों बता दी। अब मेन बॉडी में आपको उस योजना के थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, थोड़े बहुत यानी 70% 80% तक पॉजिटिव पॉइंट, 20% कुछ एक नेगेटिव पॉइंट भी बता सकते हैं। कुछ एक डॉट सब चीज़ों के होते हैं, सभी योजनाओं के होते हैं, सभी व्यक्तियों के होते हैं, कुछ ना कुछ तो कमी होती है। इंसान कितना भी अच्छा हो उसकी कुछ ना कुछ तो कमियां हो सकती हैं। आप सिर्फ एक साइड में लेके नहीं चलना है, आपको एक्सट्रीम नहीं लेना है, आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो इनका कुछ खास वर्ग महत्व नहीं होता इन पुछल्ले शब्दों का, फिर भी मैं आपके लिए इन्हें सिर्फ 5 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। देखो कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनका सीधा सीधा आपको आंसर लिखना होता है, जो किताबों में से आपने पढ़ा है, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ। एग्जाम्पल है, अकबर के काल में लिखे 2 फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें पहली बात तो ये देखना है कितने मार्क्स का है। अगर ये 2 मार्क्स का है तो इसे 15 शब्दों या 20 शब्दों में लिखना होता है। अगर ये 5 मार्क्स का है तो ये 50 शब्दों में लिखना होता है। 10 मार्क्स का है तो इसे 100 शब्दों में लिखना होता है। तो ये जैसे कि 2 मार्क्स का सवाल है, तो अकबर के समय पे 2 फारसी ग्रंथ जो लिखे गए थे उनके नाम लिखना है, पहला ये, दूसरा ये, इनके लेखक कौन है ये इनके नाम लिख देना है। उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, इसमें खुद का माइंड लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको आता है तो लिख दिया, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगला सवाल, एक सवाल और, अगला सवाल 5 मार्क्स वाला है, वही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां क्या हैं। तो ऐसे सवाल ज़्यादातर होते हैं आपके सब क्वेश्चन पेपर में आरपीएससी लेवल पे। यूपीएससी लेवल पे ऐसे सवालों की कमी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सामने वाला जो स्टूडेंट एग्जामिनर है वो स्टूडेंट से निकलवाना चाहता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है। लेकिन आरपीएससी लेवल पे बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो रट्टाफिकेशन तरीके से हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सीधा सीधा किताबी ज्ञान जो है आपके पास में वो आपको लिख देना है। जैसे उनमें शब्द क्या होते हैं लास्ट में ये देख लीजिए, उनमें शब्द लिखा होता है वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, डिस्क्राइब, हाईलाइट यानी प्रकाश डालिए, उल्लेख कीजिए या स्पष्ट संकेतिक कीजिए। संकेतिक, ये जब शब्द आता है ना, संकेतिक का मतलब होता है संकेतों के अंदर लिख दीजिए, यानी पॉइंट वाइज बना के लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस योजना की कमियां यानी ड्रॉबैक्स संकेतित कीजिए, यानी उन्हें इंडिकेट कीजिए। तो 1 2 3 पॉइंट बना के आप लिख भी सकते हो। पॉइंट बनाना बहुत अच्छा तरीका होता है, जितना आप पॉइंट बना के 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन में आप उनमें पॉइंट बना के लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है। दूसरा होता है किताबी ज्ञान चाहिए, सेल्फ माइंड चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को कंबाइंड होना चाहिए, और उसमें ये चीज़ तो याद रखनी ही है कि किताबी ज्ञान हमेशा ज़्यादा रखना है और सेल्फ माइंड 30% के आसपास। किताबी ज्ञान होगा 70% और सेल्फ माइंड होगा 30%। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक तरीके होते हैं, जैसे स्पष्टीकरण कीजिए,
अब एलुसिएट कीजिए यानी सरलीकरण कीजिए यानी स्पष्टीकरण कीजिए। इसमें आपको 70% आपको किताबी ज्ञान लगाना है, 30% अपना माइंड लगा के भी उसमें आंसर लिख देना है। थ्रो लाइट ऑन होता है, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या करने में अपना माइंड आ जाता है, ठीक है, व्याख्या करने में अपना माइंड आ जाता है। उसके अलावा गिव सजेशन, कुछ सुझाव दीजिए। तो इस तरीके से सवाल में आपको खुद का माइंड लगाना होता है। बाकी जितने भी सवाल होते हैं उनमें संतुलन बनाने की कोशिश करनी होती है और सर्वाधिक सवाल जो होते हैं वो इसी कंडीशंस में आते हैं। एनालाइज कीजिए यानी विश्लेषण कीजिए, उसके अलावा कमेंट कीजिए यानी टिप्पणी कीजिए, डिस्कस यानी चर्चा कीजिए, विवेचन यानी विवेचना कीजिए। इस तरीके से कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको गुण ज़्यादा दिखाने होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए, महात्मा गांधी ने बोला था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द अदर्स। तो इस बात को प्रूव कीजिए। तो इसके हमें जितना हो सके उतनी ही पॉजिटिव पॉइंट बताने, यानी इसके समर्थ करने वाले, आप उससे समर्थन करें या ना करें लेकिन आपको उसके समर्थन में पॉइंट देने हैं। सिद्ध कीजिए, अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री होते तो भारत आज एक अलग देश होता, यानी अच्छी कंडीशंस में होता। इस तरीके से आप वहां पे पूछा जा सकता है। अच्छी कंडीशन भी बोल सकते हैं या बुरी कंडीशंस भी बोल सकते हैं। तो जब अच्छी कंडीशन वाली बात आ रही है तो आपको सुभाष चंद्र बोस के पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बना। जब बात आती है कि बुरी कंडीशन में होता भारत तो आपको सुभाष चंद्र बोस के नेगेटिव पॉइंट आपको बताने होते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें गुण ज़्यादा या पूछे जाते हैं, यानी प्रूव कीजिए, पुष्ट कीजिए, तर्क दीजिए, एग्जामिन कीजिए। और दोष ज़्यादा वाले यानी आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, ठीक है, समीक्षा कीजिए। दोष ज़्यादा वाले सवाल आजकल बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। देखो, दोष ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके अवगुणों को या दोषों को ज़्यादा बताना है। दोष ज़्यादा का मतलब ये है कि आपको 60% दोष बताने हैं लेकिन 40% 30% तो आपको अच्छे गुण भी बताने। हर चीज़ बुरी नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। तो आजकल के जितने भी सवाल आते हैं उनमें ये जोड़ दिया जाता है समालोचना, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली डिस्क्राइब कीजिए। तो उसके नेगेटिव पॉइंट बताने हैं आपको 60% तक, 40% पॉजिटिव भी बताने हैं। पहले नेगेटिव पॉइंट बताओ लेकिन लास्ट में जाते जाते कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट भी आपको बता के जाना है समालोचना में, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनमें समालोचना पूछी जाती है। जैसे कि जिला प्रशासन में ये 2016 का सवाल है आरएस मेंस का। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस सवाल को आप सॉल्व करने से पहले तो ये लिखेंगे कि जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की क्या भूमिका होती है, 2-3 लाइन में, सिर्फ 2-3 लाइन यानी इंट्रोडक्शन। ये 10 मार्क्स वाला है तो 2-3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है क्या भूमिका है। अब उनकी आलोचनाएं करनी है आपको कि उनके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन सारी आलोचना नहीं करती हैं। लास्ट में जाते जाते आपको ये भी बताना है कि इनमें ये पॉजिटिव गुण भी हैं। आपको 60% आलोचना करनी है, 40% आपको 60% से ज़्यादा अगर आलोचनात्मक ही पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आलोचनात्मक ही पूछा है तो शायद 70% भी आलोचना कर सकते हो, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताने हैं। और जब कंक्लूड करो तो आलोचना पहले रखना है लेकिन उसके पॉजिटिव पॉइंट भी साथ में रख देने हैं कंक्लूजन में भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आजकल ये दोष वाले सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण। तो इसमें आपको बैलेंस से ज़्यादा उनके दोष बताने हैं, यानी उनके कॉन्स बताने हैं, अवगुण बनाने हैं, ठीक है। तो याद रखना, बाकी तो इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है इन चीज़ों का। आलोचना शब्द जहाँ आ जाए वहाँ पे आपको मोर दी नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, जहाँ पे प्रूव कीजिए, पुष्ट कीजिए, एग्जामिन कीजिए या तर्क दीजिए वहाँ पे आपको पॉजिटिव व्यू यानी गुण ज़्यादा बताने हैं। उसके अलावा आप बैलेंस कर देना, किताबी ज्ञान, थोड़ा सा अपना माइंड और बैलेंस कर देना। इस तरीके के आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं आरएस मेंस में जो होते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रश्नों के जो रूपरेखा तैयार की जाती है वो कैसे होती है। देखो, रूपरेखा तैयार करने का मतलब होता है उत्तर लिखने से पहले 30-45 सेकंड तक अपने माइंड में कुछ सोच लेना कि मैं आगे क्या क्या लिखने वाला हूँ। रूपरेखा हमेशा उन प्रश्नों में तैयार की जाती है जिनका आंसर हमें 100 शब्दों से ज़्यादा लिखना होता है, यानी 100 शब्दों के आसपास लिखना होता है। तो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे 15-20 शब्दों वाले, उनमें आपको रूपरेखा तैयार नहीं करनी है। 5 मार्क्स वालों में भी आपको रूपरेखा तैयार नहीं करनी है। हमेशा जो रूपरेखा तैयार होगी वो अपने 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में होगी, यानी 100 शब्दों वाले में। तो रूपरेखा में क्या होता है, नॉर्मली रूपरेखा का मतलब हुआ पहला काम होता है आपको इंट्रोडक्शन लिखना। किसी भी सवाल का आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है। जैसे कि भारतीय जागरण में स्वामी विवेकानंद का विशिष्ट योगदान क्या था,
तो पहले 2-3 लाइन में आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख देना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म उस समय हुआ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्वामी विवेकानंद का इंट्रोडक्शन देना है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था इतने से इतने सन में हुआ था, यहाँ पे हुआ था, माता पिता लिख सकते हो थोड़ा बहुत 2 या 3 लाइन में, 3 लाइन से ज़्यादा मत देना इंट्रोडक्शन के लिए। इतना लिखने के बाद में फिर आता है मेन सवाल, विशिष्ट योगदान क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के इसमें पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं आपको, 90% तक पॉजिटिव पॉइंट बताने। तो आपका मेन कंटेंट होता है, मेन पैराग्राफ होता है जो आपकी 6, 7, 8 लाइन का होता है, उसमें आपको लिखना है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या क्या योगदान दिया था। ये होता है मेन बॉडी। इस मेन बॉडी में आप चाहें तो कहीं पे डायग्राम, मैप यूज कर सकते हैं। मैप यूज करना, डायग्राम यूज करना बहुत अच्छा रहता है। मैं अपने हर लेक्चर में डायग्राम बनाता ही हूँ, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए, बाई चांस पूछा जा सकता है कि राजस्थान की नदियों की स्थिति बताइए, कौन सी नदियां हैं, तो उसमें आप लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पूरा एक मैप बना दो राजस्थान का, उसमें निकाल दो नदियाँ कि ये नदी यहाँ से जा रही है, इसकी लंबाई इतनी है, उस नदी के साथ में लिख दो इसकी सहायक नदियाँ, इस तरीके से मैप में दिखा दो। 100% एग्जामिनर आपको उस मैप में ज़्यादा मार्क्स देगा जितना कि आप उसे लिखोगे शब्दों के अंदर। मैप बनाओगे, मैप के अंदर जो आप मैप बना दिए उसे समझा सकते। जैसे दक्षिण चीन सागर वाला विवाद सवाल आ गया लास्ट ईयर, तो दक्षिण चीन सागर वाले विवाद के ऊपर आपको पहले साइड में एक ब्लॉक बना के, साइड में जैसे ये पूरा पेज है, इसके कहीं एक साइड में पूरा ब्लॉक बना देना है और बता देना है कि यहाँ पे चीन है, उसके साइड में, इधर की साइड में वियतनाम है, यहाँ जापान है, और ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पे पार्सले आइलैंड, इस तरीके से स्पार्ले आइलैंड, इन पे विवाद चल रहा है। तो ये आप मैप थोड़ा सा साइड में बना देंगे तो एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो अभी मैं आगे बहुत सारे आपके सवालों को सॉल्व बताने वाला हूँ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर सारे शब्द पढ़ता है, तो वो उसमें क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। उसके बाद में लास्ट में जाते जाते कंक्लूजन, जितना भी आपने वो लिखा है इंट्रोडक्शन और बॉडी के अंदर, उसे 2 लाइन में फिर से कंक्लूड कर। तो ये होती है रूपरेखा। रूपरेखा आपको 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले सवालों में आपको नहीं बनानी है, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स वाले या 20 मार्क्स वाले सवालों में बनानी है। अब आता है मेन टॉपिक कि सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखना क्या होता है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर ही देखिए। देखो इसमें 5 बिंदुओं का ध्यान रखना है आपको, एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तार की, यानी लिमिट की। हमेशा लिमिट का ध्यान रखना है आपको, शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है। जो सवाल में शब्द सीमा दी गई है उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। यानी जो पूछा है वही लिखें, अनावश्यक ना लिखें वही लिखें, जो पूछा है वही लिखें, अनावश्यक ना लिखें, फालतू की बातें ना लिखें। अगर उन्होंने पूछा है कि अकबर के समय पे 2 फारसी ग्रंथों के नाम लिखिए, तो उन फारसी ग्रंथों के नाम लिख दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत उनके लेखकों के नाम पते हैं तो वो भी लिख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना है कि इस फारसी ग्रंथ में क्या क्या बात कही गई है, इस वाले में क्या। जो पूछा है उतना ही लिखो। 15 शब्द बोले हैं तो 15 से आप 25 जा सकते हो, ठीक है। 15 से कम तो मत करना क्योंकि नंबर्स काटने के चांस। 25 जा सकते हो, 30 जा सकते हो, उससे ज़्यादा मत चले जाना क्योंकि उसमें लाइन जो है वो गैप ज़्यादा दिया होता है, 50 शब्दों का गैप दिया होता है, लेकिन आपको 25 शब्दों तक या 30 शब्दों तक उसमें जाना होता है। तो जो पूछा है वही लिखें, अनावश्यक ना लिखें और प्रश्न से कुछ छूट नहीं जाए। लिमिट का हमेशा ध्यान रखना। इसी तरीके से 5 मार्क्स वाले यानी 50 शब्दों के अंदर होता है। अब आता है बैलेंस, संतुलन बनाए रखना। आपको नॉलेज होनी चाहिए सारे एस्पेक्ट्स की। जब आप आंसर लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि किसी भी योजना का सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई करते जाओ, अच्छा ही अच्छा बताते जाओ, उसके 1-2 नेगेटिव पॉइंट भी आप बता सकते हो। बैलेंस बना रहना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर को अगर ऐसा लगने लगाया गया कि यार ये कहीं एक पार्टी से कनेक्टेड तो नहीं है, तो वो आपके मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके बहुपक्षीय प्रश्न जो हों, जिनमें अलग अलग पक्ष पूछे हों, आपकी राय पूछी हो, आपका ये पूछा हो कि अपनी समझ के अनुसार से व्याख्या कीजिए, तो उसमें आप बैलेंस बना के रखना, एक्सट्रीम मत चले जाना। जैसे कि पूछ लिया गया कि महात्मा गांधी जी का भारत की आज़ादी में क्या योगदान है, तो इसमें आपको बैलेंस, प्रॉपर्ली बैलेंस ऐसे नहीं 50-50%। मैंने कहा ना कि प्रॉपर्ली बैलेंस का मतलब ये नहीं है 50-50% करो। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आप पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा बताओ, नेगेटिव पॉइंट भी बताओ थोड़े से कम मात्रा में। जैसे महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी में योगदान 70% योगदान बताओ,
30% उनके ड्रॉबैक्स भी बता दो। ठीक है, तो बहुपक्षीय प्रश्नों में बैलेंस बनाने की कोशिश करना, पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना, नेगेटिव पॉइंट भी लिखना। ये सिर्फ 10-10 मार्क्स वाले सवालों में ऐसा होता है। प्रमाण, ऑथेंसिटी, कहीं कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है कि आर्टिकल का उल्लेख कर दीजिए। आर्टिकल का उल्लेख कर सकते हो कि जीवन जीने का अधिकार वाली बात आई, राइट टू प्राइवेसी वाली बात आई, तो आर्टिकल लिख दीजिए कि आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है। देन सामने वाले एग्जामिनर जो होता है उसके साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक उस पर इफेक्ट पड़ता है। एक्ट वगैरह का नाम लिख सकते हो, मैप बना सकते हो, क्योंकि प्रमाण दे रहे हैं तो मैप बना सकते हो इस तरीके से कि हाँ दक्षिण चीन सागर में यहाँ पे मैप है। हवाई बातें नहीं लगती, तब उसे लगता है एग्जामिनर को हाँ इसे पता है एग्जैक्टली में चीज क्या है। उसके अलावा आप किसी पुस्तक का या किसी भी वाक्यांश को उद्धरण कर सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने कहा है डैश डैश के बीच में, मतलब जो कोटेशन होता है ना वो आप लिख सकते हो। ओके, उसके अलावा प्रवाह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भाषा वाला जो चौथा पॉइंट है भाषा। भाषा आपको जितना हो सके उतना सरल रखनी है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ये मेरा पर्सनल सुझाव है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जितना हो सके उतनी भाषा को सरल रखना, साहित्यिक भाषा मत बनाना। आप हिंदी लैंग्वेज के हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से हैं, तो आप उसे हिंदी साहित्य की तरह या संस्कृत साहित्य की तरह उसे क्लिष्ट भाषा मत बनाना। जितना हो सके सरल शब्दों का प्रयोग करना और फ्लो बना के रखना। ऐसा फ्लो बना के रखना कि सामने वाला जैसे 10 मार्क्स का सवाल है उसे पढ़ना शुरू करे तो उसे इंटरेस्ट आता जाए और लास्ट तक पढ़ने का मन कर जाए उसे। ठीक है, वो भूल जाए कि एग्जाम में सवाल में क्या पूछा गया है, जबकि वो फ्लो इतना अच्छा लगे कि यार ये बहुत अच्छा लिख रहा है। ठीक है, तो फ्लो बनाए रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत करना कि 3-3 लाइनों का एक ही वाक्य लिख दो, 3-3 लाइनों का, बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द लिख दो जिनका एग्जामिनर को भी मतलब नहीं पता हो। तो वाक्य जो हो वो हो सके तो जितना हो सके उतने छोटे रखना, 1 लाइन 1.5 लाइन, उतना ही 3-3 4-4 लाइनों का कोई वाक्य मत बनाना। ठीक है, जहां जरूरत पड़े वहां पे पैराग्राफ लीव करके दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया करना। तो प्रवाह जरूर बना रहना चाहिए। शुद्धता का ध्यान रखना, स्पेलिंग जरूर ये ध्यान रखना कि शुद्ध होने चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, शुद्ध होनी चाहिए। आसान भाषा, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ये बता ही चुका हूँ। साफ सुथरी भाषा, कठिन नहीं होनी चाहिए और साहित्यिक भाषा नहीं होनी चाहिए। अब आता है मोर इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। आपकी हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या? हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होता है ये। देख लीजिए, कहीं भी किसी को देख लीजिए, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होता है। सामने वाला अगर आपकी साफ सुथरी हैंड राइटिंग देखेगा तो 1 नंबर तो एक्स्ट्रा वैसे ही दे देगा और उसका पढ़ने का मन करेगा। आपने अगर डॉक्टरी भाषा लिखी है, कुछ क्लिष्ट लिखा है, तो सामने वाले का पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, वो भी घास काटेगा अगर आपने भी घास काटी है। तो जितना हो सके उतना सुंदर हैंड राइटिंग रखना, चित्रों का प्रयोग करना, फ्लो बना के रखना, और 2 या 2 से अधिक सवाल हो तो उन्हें पैराग्राफ वगैरह लीव करके नए पैराग्राफ से शुरू करना। इस तरीके से आपको ये प्रेजेंटेशन रखना है सवाल का। ओके, अब बात करते हैं आरएस एग्जाम में प्रश्नों की प्रकृति। वैसे तो बता चुका हूँ, 2 मार्क्स वाले होते हैं, 5 मार्क्स वाले होते हैं, 10 मार्क्स वाले होते हैं, निबंध वाले होते हैं। 2 मार्क्स वाले सवालों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए। कुछ एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? उन्होंने किस दल का गठन किया? 2 मार्क्स का मतलब होता है 15 शब्द, 20 शब्द, 25 शब्द हाईएस्ट। आरपीएससी लिखती है 15 शब्द, लेकिन आप 25 शब्द और 30 शब्द तक जा सकते हो। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? आपको नाम लिखना है। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध जो थे अब्दुल गफ्फार खान थे। उन्होंने किस दल का गठन किया? उन्होंने खुदाई खिदमतकार इस दल का गठन किया। बस आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान और खुदाई खिदमतकार, ये ही लिखने पे आपके 2 नंबर पक्के हैं। इसमें मार्क्स नहीं काटे जा सकते, इतना याद रखना। 2 नंबर वाले जो सवाल हैं वो आपके पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि उनमें मार्क्स नहीं काटे जा सकते, उनमें व्याख्या नहीं पूछी जा रही है। अगर आपको आ रहा है तो सीधा आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं मिलने वाले हैं। जैसे कि अकबर काल में 2 फारसी ग्रंथों के नाम लिखिए। अब 2 फारसी ग्रंथों के नाम आपको आ रहे हैं तो लिख देना है, बस उसमें 2 नंबर पक्के मिलने हैं। अब तीसरा एक ही सवाल और 2 नंबर में, हरित क्रांति का अभिशाप क्या है? यानी इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट बतानी है और 2 नंबर का है। तो अभिशाप पूछें तो पॉइंट वाइज 3 अभिशाप लिख दीजिए कि इससे क्या है, जल स्तर की कमी हो गई, इससे क्या हो गया कि जो फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम हो गई, इससे क्या हो गया कि कीटनाशक के कारण जो अपना खाना है वो खराब हो गया।
3 पॉइंट लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए कम से कम, क्योंकि 2 नंबर का है तो आधा आधा नंबर के मान के 4 नेगेटिव पॉइंट लिख दीजिए। 4 नेगेटिव पॉइंट लिखते ही आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, जैसे उन 4 शास्त्रीय भारतीय समाज शास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय समाज शास्त्र में अग्रगामी योगदान दिया। तो 4 के नाम लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है इसमें। एक नाम लिखने पे आधा, दूसरा लिखने पे आधा, इस तरीके से 4 का नाम लिखने पे आप लिख सकते हो। उसके अलावा ऐसा सवाल है, डेंगू बुखार के कारक जीव और उसके वाहक का नाम लिखिए। 2 नंबर का है, कारक जीव कौन सा है, उसका वाहक कौन है, बस इतना आंसर लिखना है बस। उसके अलावा कुछ एक और सवाल है, ये आप देख लेना अपनी तरफ से, और बाकी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पुराने ईयर्स के मेंस के जो क्वेश्चन है GS 1 से लेके GS 4 तक के, और 2013 के और 2016 के, उनकी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव में जाके डाउनलोड कर लेना। टॉपर्स की जो कॉपी है उनकी भी लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। टॉपर्स की कॉपी के आंसर, टॉपर्स की जो कॉपी होती है वो RPSC से निकल के आ जाती है प्रिंट आउट के थ्रू, तो वो एक तरीके स्कैन होके आ जाती हैं, तो वो आप नीचे आप देख लेना तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 5 मार्क्स वाले सवाल हैं वो देख लीजिए कैसे कैसे आते हैं। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। विवेचना यानी डिस्कस, आलोचना नहीं करनी है, विवेचना करना है, डिस्कस यानी ज़्यादातर पॉइंट जो है आपको पॉजिटिव बनाने हैं, पॉजिटिव बताने हैं। तो इसमें आप चाहें तो पॉइंट वाइज लिख दीजिए, पॉइंट वाइज लिखना बहुत बेटर तरीका होता है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये। ठीक है, इसमें कंपैरिजन भी कर सकते हो लास्ट में, नीति आयोग योजना आयोग से इतना आगे है तो वो आप आज के कंपैरिजन के हिसाब से लिख सकते हो। पॉइंट वाइज डिस्कस कर देना है कि 6 पॉइंट लिख दिए, 7 पॉइंट लिख दिए, हो सके 5 मार्क्स वाले जो सवाल हैं उसमें आप 8 पॉइंट लिख दो कंटिन्यूसली, हो जाएगा आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 4.5 4 मिल जाएंगे। अगला सवाल, दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया की विवेचना कीजिए। तो पहले थोड़ा सा एक लाइन में दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, उसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो भारत ने क्या एक्शन लिया है, ये आपको लिख देना है, डिस्कस करना है, आलोचना नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा गीता के अनुसार निष्काम कर्मयोग का वर्णन कीजिए। ये अपने GS 3 का सवाल था, शायद GS 3 का सवाल था। गीता के अनुसार निष्काम कर्मयोग का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको निष्काम कर्मयोग क्या है ये बताना है, उसका एग्जाम रियल लाइफ में क्या उपयोग होता है ये आपको बताना है, वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आप इसमें अपना व्यू भी रख सकते हैं। ओके, विटामिन A के स्रोत क्या है, और ये पूरा सवाल आप इसमें लिख सकते हैं कि स्रोत इतने हैं और कमी से होने वाली बीमारियां इतनी हैं। 3-4 बीमारियों के नाम तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा विटामिन A के स्रोत जो लिखने पड़ेंगे, तो ये 5 मार्क्स वाले। अब 10 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाला एक सवाल, जैसे कि जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचना करनी है इसमें आपको। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC के पेरिस समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है, जो कि COP 2016 में हुआ था, COP 21 2016 में हुआ था, उसकी विशेषताएं लिखनी है। नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखने हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादातर, एक आध नेगेटिव भी लिख सकते हो, ताकि बैलेंस बन। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार सर ठीक है, ये बात तो सब आप बता रहे हैं, तो और कुछ आगे बताइए। तो मैं इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2016 के GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4 इन सभी सवाल्स को सॉल्व करा के वीडियो बनाने वाला हूं, तो उन टाइम का वेट करना। ठीक है, और उस समय मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी बता दूंगा कि किस किस तरीके से सॉल्व करना है। ये तो आंसर राइटिंग की मैं स्किल बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इन्हें सवाल को सॉल्व कराने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, 1-2 सवाल, जैसे कि महात्मा गांधी के आगमन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार का एक जन आंदोलन बन गया। उसके अलावा विश्व इतिहास का एक सवाल है, एनलाइटनमेंट एज में यूरोप के इतिहास की धारा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये 10-10 मार्क्स के सवाल होते हैं। आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो अब इसमें सवाल मैं बता देता हूँ। GS 1 का मैंने इसमें देखा है, 2 मार्क्स वाले जो 25 सवाल आते हैं GS 1 में, 5 मार्क्स वाले 16 सवाल आए थे और 10 मार्क्स वाले 7 सवाल आए थे। तो टाइम मैनेजमेंट याद रखना है। ठीक है, 2 मार्क्स वाले में आप 1.5 2-2 मिनट का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उनमें आपको 2 नंबर पक्के मिलने हैं। उनमें भले ही आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लो, लेकिन पूरा लिख दो। 2 नंबर में से 2 ही नंबर मिलेंगे 2 मार्क्स वाले में। आप जो 10 नंबर वाले हैं ना, उनमें आप 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के भी लिखोगे ना, तो एग्जामिनर 6 नंबर 7 नंबर देगा। 8 नंबर तो बहुत कम रेयर कंडीशन में देता है, 10 नंबर का तो सोचना भी नहीं। ठीक है,
तो इसमें आपको 2 मार्क्स वाले में 2 मिनट का टाइम लगाना है और पूरा पूरा लिखने की कोशिश करना है। ओके, उसके अलावा 5 मार्क्स वाले हैं उनमें 4 मिनट या 4.5 मिनट का टाइम लगाना है। उसके अलावा 10 मार्क्स वाले हैं उनमें 7 मिनट या 8 मिनट का टाइम लगाना है। 7 मिनट का टाइम लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं, 7 मिनट का, 8 मिनट का। 2 मार्क्स वाले जो सवाल हैं वो 25 सवाल हैं, 2 मिनट का टाइम लगाओगे तो 50 मिनट हो गया। ओके, 50 मिनट हुए। उसके अलावा 5 मार्क्स वाले जो हैं वो 16 सवाल हैं, तो 16 × 4 64 यानी 64 मिनट, 1 घंटे के आसपास उसमें हो गया। ठीक है, 1 घंटा पिछले वाले में हो गया। अब 7 सवाल आ रहे हैं, इनमें 8 मिनट आप लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, 8 से कम लगाना, हो सके तो 7 मिनट लगाना। ये 10 मार्क्स वाले में आप 7 मिनट ही लगाना। तो कुछ एक मिनट आपको बचा के रखनी पड़ती है ना। 3 घंटे 180 मिनट है, 180 मिनट में से आपकी 5 मिनट तो ऐसे ही, 5 मिनट तो नहीं, 3 या 4 मिनट तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर वगैरह कुछ लिखवाएगा, कहीं 10 सिग्नेचर कराएगा, उन चीज़ में सब में वेस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ सोचना पड़ता है, उन सब के लिए कुछ टाइम बचा के रखना होता है। तो 170 मिनट इस तरीके से आप मैनेज कर, तो टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। वहाँ एग्ज़ाम में घड़ी अलाउड होती है, वो एनालॉग घड़ी अलाउ होती है, डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं होती। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 मार्क्स वाले जो सवाल हैं उनमें 4 मिनट से ज़्यादा मत लगाना, और 10 मार्क्स वाले जो सवाल हैं उनमें 7 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, 7 मिनट में ही पूरा का पूरा लिख देना है 10 मार्क्स वाला जो है। ओके, 2 मार्क्स वाले में आप 2 मिनट या 1.5 मिनट जो भी है साफ सुथरा लिखना और बिल्कुल सटीक आंसर लिखना। उनमें 2-2 नंबर पूरे पूरे मिलने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से देख लेना आप। किस प्रिंसिपल में बार बार बोल रहा हूँ, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करना, कॉम्प्लेक्स मत बनाना, सामने वाला एग्जामिनर भी चकरा जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स बनाओगे। ठीक है, तो जो पूछा है वही लिखें, आसान भाषा में एवं सुंदर हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करते हुए लिखें, कठिन वाक्यों एवं कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, बैलेंस बना के चलें, आसान चित्र और आसान मैप बना दें। ओके, आरएस मेंस के पुराने वर्षों के प्रश्न जो हैं आरपीएससी की साइट से मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, और टॉपर्स की कॉपी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवाल, सबसे ज़्यादा पूछे जाते सवाल हैं। ये आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सर ऐसा होता है तो ऐसा क्या करना है। सारे के सारे सवाल मैंने एक साथ में ले लिए, उनमें से भी कुछ बच जाते हैं, उनमें से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शब्द सीमा का कैसे पता चलेगा, लिखने की स्पीड क्या रखें, अभी बता दिया। शब्द सीमा, उसमें सवाल में लिखा होता है ऊपर ही, 2 मार्क्स वाले होते हैं वो 15 शब्द के होते हैं, 25 शब्द तक आप जा सकते हो। ठीक है, 5 मार्क्स वाले होते हैं वो 50 शब्द के हो सकते हैं, 50 में से 60 जा सकते हो। ठीक है, कम में 45 तक जा सकते हो, लेकिन 45 से कम मत जाना, उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए तो वो 5 मार्क्स का हो गया। 45 शब्द में लिख सकते हो, अगर लग रहा है कि 45 शब्दों कंप्लीट हो गया तो उतने छोड़ सकते हो। ठीक है, 45 शब्द का कैसे पता चले कि यार गिनना पड़ेगा एक एक शब्द, नहीं, कोई भी शब्द गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा तरीका है। एक लाइन में 10 शब्द मान लो, 2 लाइन में 20 शब्द मान लो। ठीक है, एक लाइन में 10 नहीं मान रहे हो तो 8 मान लो, एक लाइन में 8, 2 में अगर आप थोड़ा सा गैप देख लिख लो तो 8, 2, ऐसे 3 लाइन में लिख दीजिए बस, जो 2 मार्क्स वाला होता है। ठीक है, 5 मार्क्स वाला होता है उसे 50 में लिखना है तो उसे 6 लाइन में या 7 लाइन में लिख दीजिए। उसके अलावा अपना जो 10 मार्क्स वाला होता है 100 शब्दों का, उसे आप 12 लाइन में या 13 लाइन में लिख दीजिए, बस जो उसमें गैप दिया होता है उस हिसाब से आप लिख दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन का जो लिंक है वहाँ से आप देख लेना, पुरानी ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आए थे तो वहाँ पे दिख जाता है बीच में इतना इतना गैप आता है। पेपर के साथ में, मतलब सवाल के साथ में ही उत्तर लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा और आंसर कॉपी अलग मिलेगी। क्वेश्चन पेपर और आंसर कॉपी एक साथ में होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें बीच में गैप होता है हर सवाल के साथ में। क्या एग्जामिनर हर शब्द पढ़ता है, पूरा आंसर देखता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, एग्जामिनर, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, एग्जामिनर कभी भी पूरे शब्द नहीं पढ़ता और ना ही कभी पूरा आंसर चेक करता है। एग्जामिनर साइकोलॉजिकल वे पे चलता है, मनोवैज्ञानिक आधार पे चलता है। आपने शुरुआत में अगर एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट डाल दिया, शुरुआत वाले जो सवाल हैं वो तो देखता है, उन्हें तो सही ढंग से देखता है, उसके बाद में वो घास काटने लग जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में हजारों कॉपी होती हैं, उन्हें भी चेक करना होता है। एक एक शब्द पढ़ने लग जाएगा तो एग्जामिनर वैसे ही पागल हो जाएगा, उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। एक एक शब्द नहीं पढ़ा जा सकता, अलग अलग टाइप की वैरायटी आती है, वो बस आपकी माइंड रीड करने के वो देखता है कि हाँ इसे नॉलेज है या नहीं है, बस सीधा सा तरीका ये होता है। ठीक है, ओवरव्यू देखता है एग्जामिनर, कभी भी शब्द
शब्द नहीं गिनता, कभी भी किसी भी कंडीशन में शब्द नहीं गिनता कि एक एक शब्द गिने कि इसने 100 शब्दों में लिखा या नहीं लिखा। कभी भी एग्जामिनर शब्द नहीं गिनता, कभी भी एग्जामिनर एक एक लाइन नहीं पढ़ता। एग्जामिनर ऊपर इंट्रोडक्शन देखता है, बॉडी में ऊपर जो मेन कंटेंट होता है उसमें भी एक ओवरव्यू लगाता है और लास्ट में कंक्लूजन पूरा पढ़ता है आपका। ठीक है, तो याद रखना एग्जामिनर जो है वो हर शब्द नहीं पढ़ता है और पूरा आंसर देखता है। क्या पूरा आंसर भी पूरा नहीं देख पाता है, वो ओवरव्यू में देखता है। ओवरव्यू में आपको उससे इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, मेन कंटेंट में बीच बीच में उसका जहाँ जहाँ नज़र चली गई वहाँ देख लिया, सही, यहाँ 1 लाइन 2 लाइन पढ़ ली, हाँ ठीक है, नीचे कंक्लूजन देख लेगा। तो याद रखना कि हैंडराइटिंग सुंदर रखना, सुंदर हैंडराइटिंग रखने से सामने वाले पे इम्पैक्ट ऑटोमेटिक पड़ता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक बीच में से आपके शब्दों को पढ़ के, अगर आपने कुछ खराब लिखा है ना तो 1-2 क्वेश्चन को देखकर ही वो अपने सारे क्वेश्चंस में आंसर दे देता है कि यार इस शुरुआत में खराब है, छोड़ देते हैं पीछे की साइड में। तो एग्जामिनर के हिसाब से भी आपको चलना है, हैंडराइटिंग सुंदर लिखनी है। जितना हो सकेगा आपको ये जो मैंने तरीका बताया है ये जो आपको यूज करना है, फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना, बीच में जहाँ पे भी हो सके डायग्राम बना देना, क्योंकि डायग्राम पे नज़र जाती है और डायग्राम आपने अच्छा बना दिया तो 100% आपको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है? बहुत ज़्यादा मैटर करती है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग 100% मैटर करती है, आपकी सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छे मार्क्स देने वाला है। ऐसा नहीं कह रहा कि बुरी हैंडराइटिंग में लिख रहा है और व्यक्ति और उसने सब कुछ लिखा है तो उसको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, लेकिन देखो साइकोलॉजिकल वे होती है, मनोवैज्ञानिक होता है। मेरे पास में भी अगर कोई कॉपी चेक करने के लिए भेजे, एक सुंदर हैंडराइटिंग वाला होगा, एक बुरी हैंडराइटिंग वाला होगा, तो मैं बुरी हैंडराइटिंग वाले को पढ़ने का मन नहीं करता है, उसे देख के यार ठीक है कर देते हैं जैसा भी है, उसमें कम मार्क्स दे के ऑटोमेटिक निकाल देता है वो। कुछ एक हो सकते हैं जो पूरा चेक करते हो, कुछ एक यानी 5% या 10% एग्जामिनर जो एक एक लाइन पढ़ते हो, उसे हैंडराइटिंग से कोई मतलब नहीं पड़ता हो। ऐसा आदर्शता में तो यही होना चाहिए कि हैंडराइटिंग आपकी मैटर नहीं करनी चाहिए, बट अपनी रियल लाइफ है, वास्तविक ज़िंदगी में सुंदरता मैटर करती है। हैंडराइटिंग की सुंदरता हो या रियल लाइफ में मैटर सुंदरता हो, नॉर्मली वो मैटर करती है। चित्रों या डायग्राम का प्रयोग करें, बिल्कुल जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे चित्रों और डायग्राम का प्रयोग करना। ज्योग्राफी में जितना हो सके ज्योग्राफी वाले सवालों में डायग्राम का प्रयोग करने की कोशिश करना। इंटरनेशनल रिलेशन वाले सवाल हों उनमें भी डायग्राम का प्रयोग करने की कोशिश करना। जैसे इजराइल फिलिस्तीन का सवाल आ गया तो उसमें पहले आप लोकेट करा देना इजराइल फिलिस्तीन कहाँ पे आ गया। कैटलोनिया वाला सवाल आ गया, स्पेन से क्यों अलग होना चाह रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको कैटलोनिया के बताने की कोशिश करना कि यहाँ पे दक्षिण चीन सागर वाला आ गया, तो आपको बताने की कोशिश करना है। ओके, उसके अलावा हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, फ्लो में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा है, उनका हिंदी मतलब नहीं पता है, तो आप उन्हें फ्लो में इंग्लिश शब्दों में लिख सकते हैं। ओके, उसके अलावा प्रश्न दोनों भाषाओं में पढ़ें क्या? अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हिंदी में अगर समझ में आ रहा है तो आपको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम की शुरुआत में पूरा प्रश्न पत्र देखें क्या, कि पूरा प्रश्न पत्र एक बार ओवरव्यू देख लें। मेरे हिसाब से 5 मिनट का समय इस काम के लिए भी दे देना चाहिए आपको। एक बार देख लेना चाहिए कि यहाँ पे ये कठिन है, ये सरल है, ये कठिन है, ये सरल है, ये कठिन है, एक सरल है, इस तरीके से आपको देख लेना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 2-3 मिनट तक पूरा एक बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं कोई पेज वगैरह कहीं कुछ फटा हुआ तो नहीं है, सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। ओके, कितने सवाल सॉल्व करें? नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, सारे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करना, लेकिन इतना याद रखना 2 मार्क्स वाले जो सवाल हैं उनमें तुक्का मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो सीधे होते हैं, सीधे और सरल होते हैं। उनमें आप अगर गलत उत्तर लिख के आ जाओगे ना तो एग्जामिनर पे गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो समझेगा ये झूठ बोल रहा है कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे कि आप फारसी ग्रंथों के नाम लिखिए, आपको 2 फारसी ग्रंथों के नाम नहीं पता है, आपने उल्टे सीधे किन्हीं पुराने टाइम के फारसी ग्रंथों का नाम लिख दिया, तो 100% एग्जामिनर पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। यानी ये झूठ बोलने की भी कोशिश कर रहा है, ये बड़े बड़े सवालों में भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा। इस तरीके से 2 मार्क्स वाले जो सवाल है ना, अगर वो आते हैं तो ही सॉल्व करना, आते हैं तो सॉल्व करना, नहीं आते हैं तो उन्हें लीव कर देना, क्योंकि 2 मार्क्स हैं, वो आप भले लिखोगे ना गलत तो भी आपको 0 मिलने वाला है, गलत लिखोगे तो, सही लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 2 मार्क्स वालों में अगर आते हैं तो पूरा लिखना, ठीक है, नहीं आते हैं तो उन्हें बिल्कुल लीव आउट कर देना, क्योंकि उन्हें वो देखता है एग्जामिनर, क्योंकि सीधा सीधा नाम देखना है तो वो नाम देख के तो उन्हें मार्क्स देगा। तो 2 मार्क्स वाले अगर आते हैं तो पूरे सॉल्व करना, नहीं आते हैं तो बिल्कुल सॉल्व मत करना, क्योंकि एग्जामिनर पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने वाला है।
5 मार्क्स वाले 10 मार्क्स वाले में आप बीच में कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो, नहीं आता है तो भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लिख सकते हो, ऐसा होता भी था पुराने टाइम पे और एग्जामिनर नंबर भी दे देते थे। लेकिन 2 मार्क्स वाले में ऐसा मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि यार कुछ तो लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देने वाला है, ठीक है। 10 मार्क्स वाले जितने भी सवाल हैं उनको 100% सॉल्व करना, आपको भले ही कितना भी आता हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आता हो, अपने दिमाग से लगा के कुछ ना कुछ तो उनके अंदर लिख के आना, क्योंकि 10 मार्क्स वाले सवाल में एग्जामिनर कुछ लिख के आओगे ना, 1 नंबर 2 नंबर तो आपको देगा ही ना, वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। लिख के जरूर आना 10 मार्क्स वाले सवालों में, 100% लिख के आना कुछ ना कुछ तो, ओके। तो पहले कौन से सवाल सॉल्व करें? पहले का तो इसमें कोई है ही नहीं, मतलब क्योंकि वो सीक्वेंस वहाँ से आता है, बना हुआ आता है वहाँ से, तो ठीक है, तो वहाँ जो लिखा हुआ है वही आपके ऊपर है। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि अगर आपको जैसे पहला सवाल नहीं आता है तो उसे गलत मत लिखना, दूसरा सवाल नहीं आता है तो गलत मत लिखना, छोड़ देना, क्योंकि शुरुआत में जो इम्पैक्ट पड़ता है ना एग्जामिनर पे, वही पूरे कॉपी तक लास्ट तक रहता है कि यार इसने शुरू में गलत लिख दिया, बीच में गलत लिख दिया, तो लास्ट तक इसमें गलत रहने वाला है। तो शुरुआत में इतना ध्यान रखना, अगर सही आता है तो ही आप लिखना है, गलत आता है तो आप मत लिखना उसमें, ओके। कोशिश ये करना ज़्यादातर सवाल सॉल्व कर सको। 2 नंबर वालों को गलत को सॉल्व करने की कोशिश मत करना। 5 नंबर वाले में भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो, अगर नहीं आता है तो भी लिख सकते हो, क्योंकि आरएस का एग्जाम है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, अपना माइंड ज़्यादा यूज करना होता है, तो लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें 5 नंबर वाले में या 10 नंबर वाले में। 2 नंबर वाले में आप झूठ नहीं लिख सकते, ओके। पुचल्ले शब्दों का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा उत्तर कैसे लिखें ये सब बता चुका हूँ। टाइम मैनेजमेंट करें कैसे करें ये बता चुका हूँ। क्या घड़ी अलाउड है? हाँ, एनालॉग घड़ी अलाउड है, डिजिटल घड़ी अलाउड नहीं होती। अगर घड़ी भी नहीं ले जाते हो तो वहाँ शायद बेल बजती है, हर 1 घंटे के बाद में बेल बजती है। उसके अलावा भी अगर वहाँ पे दीवार घड़ी भी होती है, मेरे हिसाब से दीवार पे घड़ी लगी होती है, तो वो 4 चीज़ें देख लेना। एनालॉग घड़ी ले जा सकते हो, जो घड़ी होती है ना सुइयों वाली, वो ले जा सकते हो आप, ओके। उसके अलावा मेंस की तैयारी के लिए कौन सी कोचिंग करें, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछेंगे अभी थोड़ी देर बाद में कमेंट में, तो इसका आंसर है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं अगर बताने वाला होता तो मैं क्यों दूसरों का प्रमोट करूं भाई। अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी, मैं अगर कोचिंग का ही बात करनी होती तो मैं ही खुद ही कोचिंग खोल लेता और आपको रुपए ले लेके वहाँ पे पढ़ा लेता, ठीक है। सेल्फ स्टडी करें, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें, जितना हो सके उतनी सेल्फ स्टडी करें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, कोचिंग का बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पूछना भी मत, पूछोगे तो मैं ब्लॉक भी कर दूंगा, ओके। उसके अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे पहला तरीका है पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उनका आंसर राइट करने की कोशिश कीजिए। मैं सॉल्व कराऊंगा 2016 वाले GS 1 से लेके GS 4 तक, तो मैं भी आपको बता दूंगा कि बेटर आंसर क्या होता है उनमें, ओके। उसके अलावा आप खुद से भी ट्राई कर लेना, ओके। टेस्ट सीरीज का मैं खुद से अपने लेवल पे भी सोच रहा हूँ, बाकी टेस्ट सीरीज आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में, आप ज्वाइन कर सकते हो, बेटर है, क्योंकि वो भी रुपए कमाने के लिए होते हैं, तो वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ, प्री की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं बोलता था मैं कभी, मेंस की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे चेक करने वाले होते हैं, चेक करते हैं वो पूरा आंसर आपका, ठीक है, तब आपको उसमें से कुछ एक कमियाँ होती हैं उन्हें भी बता देते हैं। तो टेस्ट सीरीज मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल गया अलग तरीके से, अगर मेरे साथ में 3-4 बच्चे वॉलंटरी मेरे साथ में रहने लग गए और जयपुर में अगर शिफ्ट हो गया, तो मैं खुद से भी अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दिया करूँगा, ठीक है। वो देखता हूँ वो टाइम के हिसाब से। अगला टॉपर्स की कॉपी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वो कैसे आंसर लिखते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके सुंदर लिखना, सिंपल लिखना और शॉर्ट लिखना, ओके। उसके अलावा कितने मार्क्स लाने हैं, क्या कट ऑफ रहती है, नॉर्मली जो कट ऑफ थी 2013 में 800 में से 350 थी, 2016 में 800 में से 327 थी। आप 350 पे मान लीजिए इस बार अगर कट ऑफ जाती है 350, वैसे तो इस बार कट ऑफ जो है वो कम जाएगी क्योंकि मैथ को हटा दिया गया है, तो 300 के आसपास ही जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको डिसाइड करके चलना है 450 तक के आपके मार्क्स आने चाहिए। जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसमें आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तब तो आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा है, नहीं तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, टेस्ट सीरीज में एक नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, भाटी आश्रम वाले हैं, उनसे आप टेस्ट सीरीज शायद ऑनलाइन भी दे देंगे, वो फ्री प्रोवाइड कराते होंगे, तो उनसे आप फ़ोन करके या कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, ओके। टॉपर्स की कॉपी नीचे से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी मैं जितना भी हो सकेगा वो सारी चीज़ें अपडेट कराने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से भी, ज़्यादा तो नहीं, 10-5 टेस्ट अगर बनाता हूँ तो वो भी आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। इस चैनल से क्या हेल्प मिल सकती है, देखो
इस चैनल से एनालिटिकल थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है मैं आपको बता ही चुका हूँ। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, इंडिया ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उसके अलावा अपना पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, स्टैंडर्ड जीके के कुछ लेक्चर्स हैं, केटी सीरीज सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूं जो कि आपके मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ देखना या मत देखना, अगर मैं केटी सीरीज का एक भी लेक्चर 1.5 घंटे या 2 घंटे का कभी भी बनाता हूँ, टाइम निकाल के वो केटी सीरीज के लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं आपके आरएस मेंस में। इतना ध्यान रखना, नॉलेज ऑफ ट्रुथ सीरीज वाले। ओके, उसके अलावा और क्या हेल्प मिल सकती है, अगर टेलीग्राम चैनल पे अगर मेरे साथ में कुछ एक स्टूडेंट जुड़ गए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी के लेक्चर आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में उतने अच्छे टेक्नोलॉजी के लेक्चर नहीं मिलेंगे। अभी 1-2 बनाए हैं, पर बाकी भी इस पर टेक्नोलॉजी के बनाया हुआ है, बाकी आईटी का बना दूंगा। उसके अलावा अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी का है, उसके अलावा अपना कुछ एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लेक्चर है मैं आपको 100% मेंस के एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके जीएस सेकंड में यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, उसके अलावा टेक्नोलॉजी के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी मेरे इस चैनल से आपको मिल जाएगी आरएस मेंस के एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, सारे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी और सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इनके अलावा है तो इनमें से अगर कोई सवाल है तो पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बार बार कुछ एक पूछते हैं सर आरएस मेंस की तैयारी कैसे करें, जब आरएस मेंस की तैयारी का पूरा तरीका ही तो बताया मैंने, और अब मैं तुम्हें कमेंट में कैसे स्पेशल आंसर दूंगा। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैंने आपको। सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखने के लिए 3 चीज़ बताई है, सवाल को समझना होता है, ड्राफ्ट करना होता है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखना होता है। सवाल को समझने में सही से पढ़ना होता है, कठिन शब्दों को थोड़ा बहुत वोकैबुलरी को भी सही ढंग से देखना होता है, और पुचल्ले शब्दों का मतलब समझना होता है। टेलेंडर जिन्हें बोलते हैं, विवेचना कीजिए, आलोचना कीजिए। आजकल तो आलोचना वाले सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा बताने होते हैं उसमें। ओके, सवाल को समझना ये वाली होती है। उसके अलावा आपका ड्राफ्टिंग का तो 30-45 सेकंड 10 मार्क्स वाले सवालों में आप यूज कर सकते हो, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखने का तरीका बताया। पहले तो आप लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट कितनी है, बैलेंस बना के रखना, ऑथेंसिटी, प्रामाणिकता, हवाई बातें मत करना, झूठ मत बोलना, भाषा का ध्यान रखना, जितना हो सके उतना सरल बना रखना, और प्रस्तुतिकरण यानी हैंड राइटिंग अच्छी रखना। उसके अलावा आरएस मेंस के एग्जाम का तरीका बताया, समय मैनेजमेंट बताया, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट ये बताया, और आपके जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने इसमें आपका जो दिमाग में चल रहा होगा कि आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्या होता है तो वो आपको बता दिए। अभी ये सिर्फ मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया है, अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो मैं कुछ दिनों बाद में GS1, GS2, GS3 के जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन है यानी 2016 के, उनका मैं एक डेमो के रूप में सवाल सॉल्व कराऊंगा ऑन आपके मोबाइल स्क्रीन या टैबलेट स्क्रीन पे, और उनकी वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है A to Z चीज़ें समझ में आई होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ एक लिंक दी गई हैं, वहाँ से आप जाके कुछ डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दिया होगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एंड वहाँ पे नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट की भी लिंक है, तो उन प्लेलिस्ट में से आप किसी भी को भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।